हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उड़ान सीरीज ऑफ एलन डिजिटल। और फिजिक्स में मैं आपके लिए लेके आया हूं केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2। पहले पार्ट में आप क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे, वैरायटी देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चन जेईई मेंस में हमसे पूछे गए हैं। एक बार फिर से हम पाई चार्ट को रिव्यू कर लेते हैं। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जिनके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, उनका सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो है वो इस तरीके से डिवाइडेड है, जिसमें कि सबसे पहले आप देखते हैं 13.33% पे हमारा स्पेसिफिक हीट आता है। उसके बाद हमारा उससे थोड़ा ज्यादा परसेंटेज आइडियल गैस इक्वेशन का है। फिर हमारा आता है सबसे बड़ा परसेंटेज किसका, स्पीड ऑफ गैस का, और उससे कम हमारा आता है एनर्जी ऑफ गैस का। ये केटीजी का वेटेज है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसका सेकंड बड़ा प्लेयर है, और उसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस इकलौता प्रोसेस होने के बाद भी काफी क्वेश्चंस कंटेन करता है। कार्नोट साइकिल, जिसको कि हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें हमारे 10% क्वेश्चन आते हैं। इससे कम परसेंटेज जो है वो उन क्वेश्चंस का है जो अदर टॉपिक्स हैं, जिनको मैंने यहाँ पे नहीं काउंट किया है क्योंकि उनका परसेंटेज 10 से बिलो है। तो मेजरली हमारा ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज है जो हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन टुडेज। जो हमारा है वो कि हमें कहा गया इंजन को हम 5 मोल्स ऑफ एयर, एक इंजन जो है वो 5 मोल्स ऑफ एयर ले रहा है। ठीक है गाइज, तो 5 मोल्स ऑफ एयर लेने जा रहे हैं हम, और 5 मोल्स ऑफ एयर हम ले रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे। 1 atm हमारा प्रेशर है और ये कंप्रेस करता है एडियाबैटिकली टू 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो और ये कंप्रेस कर रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/10। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम को हम बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम 1/10। फिर हमें कहा गया है कि अज्यूमिंग एयर टू बी डायटोमिक। डायटोमिक क्यों बोला है? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में आप अच्छे से जानते हो आपको गामा की जरूरत पड़ती है, दैट इज 1 + 2/f। और हम जानते हैं डायटोमिक के लिए हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दैट इज 5। तो गामा का वैल्यू हमारा आ गया 7/5। तो 7/5 हमारी वैल्यू हो गई गामा की। नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स रीड व्हाट इज नेक्स्ट गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें आगे कहा गया आइडियल गैस मेड अप ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमसे मांगा गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और कहा गया है कि वो x किलो जूल आता है। तो x की नियरेस्ट इंटीजर के लिए वैल्यू क्या होगी? तो आप अच्छे से जानते हो कि आपको अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज लिखना है तो दैट विल बी F/2 nR डेल्टा T। अरे व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? हमें तो एडियाबैटिक प्रोसेस बोल दिया, तो एडियाबैटिक प्रोसेस वैसे हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद आया कि एडियाबैटिक के केस में Q = 0, तो डेल्टा U = W। मॉड वाइज हम बात करें तो ये दोनों मॉड वाइज आपस में इक्वल हैं, अदरवाइज तो आप जानते हैं डेल्टा U = -W होगा। मॉड अगर ले लूं, और वर्क डन का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन हो जाएगा nRT2 - T1 अपॉन गामा -1 का मॉड। तो यहां पे हम ले लेंगे, अब इसमें गामा -1 ये फॉर्मूला कहां से आया आपको याद होगा, P1 V1 - P2 V2 गामा -1। तो आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे सर इसको लिखोगे तो ये nRT1 आएगा, तो आपने यहाँ पे गामा -1 लिखा, 1 - गामा नहीं लिखा, तो बेटा मॉड ले लिया मैंने। तो इन सब चीजों से मैं फ्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास केवल ये रह गया कि हमें T2 चाहिए। रीजन बीइंग कि हमारे पास T1 तो ऑलरेडी है। T1 हमको कितना दिया हुआ है, तो T1 इज गिवन एज 273, तो 20 डिग्री हो गया 293 केल्विन। और हम T2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एज वी नो T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो वी कैन राइट T2 एज T1 V1 अपॉन V2 गामा -1। देख सकते हो आप, तो यहाँ पे आपका T1 का वैल्यू जो है वो कितना है 293, और आप इसको 1 कितना था ये 1/10, तो 10 ऊपर जाएगा, 10 गया गामा -1 यानी 7/5 - 1, दैट विल बी 2/5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 736 के अप्रॉक्स आता है, तो 736 केल्विन विल बी योर T2। तो एज यू कैन सी 736 - 293 बहुत ही गंदा सा कैलकुलेशन। 3 आ गया ये, और 13 में 9 गए, 4 आ गया ये, 6 में से 2 गए, ये आ गया 443। तो वैल्यू रखनी रह गई है यहाँ पे, इवन दो आई डोंट लाइक पुटिंग द वैल्यूज,
बट आपके लिए बता रहा हूं यहां पे क्योंकि कैलकुलेशन ही मेजर है इस क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं 5, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप खुद से भी रख सकते हो, दैट इज 8.314 बिकॉज हम सब कुछ एसआई में लेके चल रहे हैं। T2 माइनस T1 का वैल्यू आ गया 443 एंड गामा -1 तो 7/5 -1 इज 2/5, 2/5 is what 0.4. Now you can easily solve it and you will find your answer. तो आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा 46,000। 46,000 को किलो जूल में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस बाय 50 डिग्री सेल्सियस। हमें किसी गैस का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री बढ़ाना है। कांस्टेंट प्रेशर 160 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। तो 160 कैलोरी हीट ये बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे लगेगी। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है इट इज टॉकिंग अबाउट सीपी। तो वी नो दैट Q बराबर NCP डेल्टा टी। सो NCP विल बी Q बाय डेल्टा टी। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है हमको कि हमारा हीट जो है दैट इज 160 कैलोरी। राइट नाउ आई एम पुटिंग इट इन द calorie system and what is delta T? Delta T is given as 50 degree. So you know it very well that temperature difference is independent of the unit system. So whatever be the unit, it's delta degree Celsius or it is Kelvin. So no issues. तो ये हमें मिल गया NCP. Now we will write down the further information given in the question when the same mass of gas. So see, same mass of gas means what? Same mass of gas means the number of moles are constant. So we will write N, है ना। Further it is cooled by 100 degrees Celsius. So now the delta T will be negative. Constant volume that means we are talking about Q equal to NCV delta T. So NCV delta T, obviously 240 calories of heat will be released because delta T is in negative, so Q will also be in negative. So that is minus 240, it is equal to NCV and delta T is minus 100. So minus and minus will cancel out. We will have NCV equal to 240 by 100. So right now we have two equations, guys. One is this 160 by 50 and one is 240 by 100. So in order to find out, क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, how many degrees of freedom? Degrees of freedom. So we know that this is the fact. Cp by Cv is equal to gamma. So on dividing the equation number 1 by equation number 2, we will have Cp by Cv is equal to how much? This is 160, this is 240. So let's write down. Here we will have 160 by 50 and here we will have 240. So 240 will be on lower side 100. So as you can see, this is 2, this is 12, this is 0, so this is 4 by 3. And what is the value of gamma? Gamma is 1 plus 2 by f. So now we can find out the value of f. 4 by 3 minus 1 will be 1 by 3, f equal to 6. So f equal to 6 is what option? Third option. So our answer is third option. तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये कि क्या करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस एक एक बार मेंशन किए गए थे। फॉर दिस क्वेश्चन आपको जब बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीपी एंड सीवी के जो हम पढ़ते हैं क्लास में नोट्स में कि क्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सीपी एंड सीवी, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट। आफ्टर दैट यू कैन डू इट इजीली। सी ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? If minimum possible work is done by a refrigerator in converting 100 grams of water at 0 degrees Celsius to ice, how much heat is released to the surrounding at temperature 27 degrees Celsius? Latent heat of ice is given and we have to give our answer in nearest integer, to the nearest integer. So in this question, what is the motive of the question? Question is saying the basic function of refrigerator is clear to everyone. First we need to pick the heat from the cool object, then we have to do some work on it and then we can release it to the surrounding. So compressor का वर्क जो होता है वो क्या होता है कि बाय कंप्रेशन जो होता है हम गैस का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग से बढ़ाते हैं एंड सिंस टेम्परेचर ऑफ गैस जो है वो सराउंडिंग से बढ़ जाता है तो फिर हम उसको सराउंडिंग को दे सकते हैं, सराउंडिंग उसको इजीली एक्सेप्ट करेगा।
तो होता क्या है कि Q1 बराबर होता है Q2 प्लस W। दिस इज द बेसिक आइडिया, है ना। हीट इंजन में जो आपने देखा है और रेफ्रिजरेटर केस में देखा है, और बातें सेम है, लेकिन वहां पे हम सोर्स से हायर टेम्परेचर से हीट उठाते, वर्क करते और बाकी सिंक को रिलीज कर देते। इन केस ऑफ इंजन, रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है। तो हमने Q2 हीट उठाया, W वर्क किया और सराउंडिंग को रिलीज कर दिया। अब इन केस ऑफ इसने बोला है मिनिमम पॉसिबल वर्क। मिनिमम पॉसिबल वर्क के केस में आप जानते हो कि Q1 माइनस Q2 दैट इज W अपॉन Q2 विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T2। ये केवल तभी लिखा जा सकता है जब ऐसी कोई कंडीशन हमको दी हुई हो। अब इस क्वेश्चन में हमें Q2 क्या रखना है, तो हमें ये कहा गया कि हमें कन्वर्ट करना है 100 ग्राम ऑफ आइस को। इट मींस Q2 जो है वो हमारा ml के बराबर होगा। ml मींस m हमको दिया हुआ 100 ग्राम दैट इज 10⁻², और हमें मालूम है लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। सो व्हाट विल बी द हीट Q2, it will be 8 kilojoule or 8 into 10⁻³ किलो कैलोरी, सॉरी। सो इट इज 8 into 10⁻³ कैलोरी पर कैलोरी और 8 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये हीट हम रिलीज करेंगे, मतलब हम कोल्ड ऑब्जेक्ट से उठाएंगे, फिर इसके ऊपर वी विल डू सम वर्क। तो अब हमको इस फॉर्मूले को यूज करना है। इस फॉर्मूले में हमारे पास आई थिंक अननोन एक ही बचा है, दैट इज Q1। रीजन बीइंग कि T1 माइनस T2 इज ऑलरेडी नोन टू अस। ये 0 डिग्री है, ये 27 है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, 27। सो इन दिस फॉर्मूला Q1 इज अननोन, Q2 is 8000, Q2 is 8000, T1 minus T2 is 27, T2 is what? T2 is 0 degree, so in Kelvin it is 273. So यहाँ से अब हमें सॉल्व करना है, तो Q1 will be Q1 into 273 minus 8000 into 273. This 8000 will go there, 8000 into 27. Now this minus will go there, Q1 into 273 equals to 8000 कॉमन ले लेंगे, 27 plus 373 will be 300। एंड अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 273 को यहां भेजना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8791। ये हमारा Q1 का वैल्यू आएगा। मैं इसको दूसरी स्टेप में लिख देता हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि यही इक्वेशन इसके इक्वल हो गई। इन द नेक्स्ट स्टेप Q1 इज इक्वल टू 8791। आप इसमें कैंसिल करके देख लीजिए, दिस इज 3 9 जा 27, दिस इज 3 1 जा 3। सो ये आपका आ जाएगा 8000 और ये आपके 2 0 इधर है, ये डिवाइडेड बाय 91। सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दिस वैल्यू 8791। तो ये हमारा मतलब जो नियरेस्ट इंटीजर होगा आपका वो ये आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में जो सबसे बढ़िया चीज सीखने की है वो ये कि कैलोरीमेट्री और थर्मोडायनामिक्स को जेईई मेंस ने मर्ज किया है बहुत ही लो लेवल पे, लेकिन मर्जिंग इस क्वेश्चन में देखने को मिल रही है। सो ये सीखने के हिसाब से एक अच्छा सवाल है जिसमें आप ये जान सकते हो, समझ सकते हो कि Q2 को हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में मेंशन करें ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में वो हमको इनडायरेक्टली भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये क्वेश्चन हुआ। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया है सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ वॉल्यूम। सिलेंड्रिकल कंटेनर का हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 1 मोल दिया हुआ है, तो ठीक है, वॉल्यूम मालूम है, नंबर ऑफ मोल मालूम है। गैस हमारे पास हाइड्रोजन है एंड 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये N1 हुआ और ये N2 हुआ, N2 इक्वल टू 2। Assume the temperature of the mixture is 400 Kelvin. The pressure of mixture of gases is, तो आप जानते हो गैस लॉस से कि जो इक्वेशन PV बराबर nRT हम लिखते हैं अदरवाइज किसी भी गैस के लिए नॉर्मली, उसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं मिक्सचर के लिए भी। करना ये होगा कि P मिक्सचर हो जाएगा, V तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो ही गया, N हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। सो यहां से हम प्रेशर ऑफ मिक्सचर को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन मिक्सचर RT डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। सो दोनों गैसेस एक ही कंटेनर में हैं तो दे विल हैव सेम वॉल्यूम।
तो एन मिक्सचर की वैल्यू कितनी हो गई, एक की 1 एक की 2, आर की वैल्यू 8.3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपने को अलग से रखने की जरूरत नहीं। टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 400 केल्विन, सो वो भी हमने रख दिया। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो कंटेनर का वॉल्यूम भी दिया हुआ है। दैट्स अ नाइस क्वेश्चन बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट गिवन टू अस। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, दैट विल बिकम 10⁵ एंड हियर वी विल हैव 1 + 2 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 24.9 इंटू 10⁻। हमारा यूनिट जो है वो हमें चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 24.9 वाले 3 ऑप्शन है, बट वन हैज दिस 10⁻3, one has this 10⁵, and this has nothing, 24.9 only. So from here you can see 10⁻³ will go in the upward, तो ये बन जाएगा 10⁵. So I think third option will be the correct answer. Third option is the correct answer. Got it? So let's move further towards the next question. That's an easy one in terms of data, in terms of everything. So let's move further, but there is one thing only, कि इट इज टेस्टिंग आवर नॉलेज अबाउट द मिक्सचर, कि हम मिक्सचर के बारे में जानते हैं क्या, कि आइडियल गैस का जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन दिस क्वेश्चन हमको दिया हुआ है आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम टेम्परेचर VH, VO एंड VC रेस्पेक्टिवली। तो आरएमएस स्पीड हमें कंपेयर करनी है बेसिकली क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला VRMS, इट इज 3RT/m। तो 3RT/m में से 3R ये सबके लिए कॉमन है, और हमको टेम्परेचर भी क्योंकि सेम दे दिया, तो टेम्परेचर भी तीनों केस में सेम हो गया। फिर एक ही चीज है जो गैसेस में बदल रही है, दैट इज देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो m की वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी। अब हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस हाइड्रोजन। As you know, this weight and mass exchangeable terms in this, otherwise in terms of mechanics they are two different things. So hydrogen, oxygen and carbon dioxide, out of these three हमें मालूम है कि mass of hydrogen is very less, फिर उसके बाद mass of oxygen and then mass of carbon dioxide. So obviously अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो RMS है वो सबसे कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जो हमको सही आंसर दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा इस केस में। क्लियर हुआ सब लोगों को? लेट्स मूव फर्दर। अगले क्वेश्चन में हमको दिया है एक हीट इंजन है जो ऑपरेट कर रहा है बिटवीन अ कोल्ड रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू 400 केल्विन, हॉट रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T1, और ये 300 जूल हीट उठाता है हॉट रिजर्वॉयर से। जिसको हम हॉट रिजर्वॉयर से हीट उठा रहे हैं ये बता रहे हैं वो हमारा क्या बन जाएगा, 300 जूल। एंड आफ्टर दैट इट डिलीवर्स 240 जूल ऑफ हीट टू द कोल्ड रिजर्वॉयर, दैट इज आर Q2 विच इज 240 जूल, बिकॉज फ्रॉम द हीट इंजन डायग्राम यू नो दैट थिंग वेरी वेल। And now the question is asking about minimum temperature. So as we saw earlier, this minimum temperature or minimum work done thing is relating this normal heat engine to the Carnot formula, because only in that case we can relate these two formulas, that is Q2/Q1 it is equal to T2/T1. So in this case in order to find out minimum temperature of the hot reservoir, we are going to use this formula T2/T1, that is equal to Q2/Q1. So we have the information of Q1, we have the information of Q2, and we also have this information about T2. So T1 will become Q1 upon Q2 into T2, right guys? तो ये हो जाएगा। Now Q1 is 300, it is 240, and T2 will be what? T2 is 400 Kelvin. So 0, 0, 0 cancel out, and from the 6, 5, 30, 6, 4, 24, 5, 10. So what will be your answer? Your answer will be 50 Kelvin, 500 Kelvin. What's the calculation mistake we have done? Q1 is 300, that is 240, this is 400. So 0, 0 cancel out,
एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 5, दिस इज 4, तो 6 5 30 एंड 6 4 जा 24, तो इट इज कमिंग आउट 500. Is there any mistake in the value? 300 240, that's right, 300 240 and 400 Kelvin. तो ये these two are cancel out, 6 5 30 6 24, okay, and this is 400. ओहो, हमने यहाँ पे जो 10 कैंसिल आउट किया है वो कैसे कैंसिल आउट कर दिया, दैट्स द मिस्टेक. सो ये अच्छा है, कैलकुलेशन हमको यहीं पकड़ में आ गया. सो दिस विल बी 100. ठीक है, तो ये छोटे से नॉर्मल उसमें कैंसिल करा हमने. नाउ इट्स राइट. ये 10 से 10 इसका कैंसिल हुआ था, इसका 10 हमने जो है वो जबरदस्ती उड़ा दिया. नाउ इट्स करेक्ट, इट्स 500. ओके, तो सही आंसर है हमारा, कैलकुलेशन भी हमारा सही है. लेट्स मूव फर्दर. अगले क्वेश्चन में हमको कहा है eta1 is the efficiency of an engine at T1 equal to this degree Celsius, T2 equal to this degree Celsius, while eta2 is the efficiency as this temperature. The ratio eta1 by eta2. So what is the formula जो हम यहाँ पे लगाएंगे? अब क्योंकि हमारे पास कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम फिर ईटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 माइनस T2 बाय T1. वैसे तो ये फॉर्मूला जो है हम कार्नोट के लिए काम में लेते हैं, बट यहाँ पे हमें इंजन को कार्नोट ही मानना है. कहा नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी, लेकिन क्वेश्चन का जो डेटा है वो यही इंडिकेट कर रहा है. अदरवाइज आपको मालूम है इन केस ऑफ अ नॉर्मल इंजन हम क्या करेंगे, नॉर्मल इंजन के केस में उसको हम 1 बाय Q2 बाय Q1 लेते हैं. 1 माइनस T2 बाय T1 इज द हाईएस्ट एफिशिएंसी दैट इज ऑफ कार्नोट इंजन. सो हम उसको यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये मानते हुए कि जो डेटा दिया हुआ है वो हमको यही समझा रहा है. तो हम यहाँ पे इसके बेस पे कहेंगे कि हमें eta1 बाय eta2 मांगा है ना, तो दैट विल बी 1 माइनस, पहले वाले के लिए T2 कितना हो गया, तो सबको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये 10, ये 4 5 7 और 5 12, और ये हो गया 520 नहीं 420, तो ये हुआ 420, और इसके बाद इधर क्या आ जाएगा 273, तो ये हो जाएगा फिर 10, ये हो जाएगा 720 है ना, 720 यहाँ आ जाएगा. फिर दूसरे वाले के लिए देखिए इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये 10, ये फिर से 2 हो जाएगा, ये 320, ये हो जाएगा 273, तो मुझे लगता है 1220, 9 2 11 यहाँ हो रहे हैं, 1220 यहाँ जाएगा. तो 1 माइनस 320 1220, ये 0 कैंसिल हो गए. ये हो गया किसी टेबल से कट रहा है क्या, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 21 बाय 36, ये किसी से कट रहा है क्या, 3 की टेबल से काटे, 3 7 जा 21, ये हो गया 3 1 जा 3 26, तो ये ऊपर आया 1 माइनस 7 बाय 12, और नीचे इसी तरीके से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 की टेबल से कट रहा है क्या, नहीं, 4 की टेबल से 4 32, नहीं 4 की टेबल से भी नहीं कट रहा, तो ये तो आया 16, और ये कितना आया 2 6 12, 2 1 जा 2, तो 16 बाय 61, तो ये आया हमारा इधर. इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 माइनस 7 5 बाय 12, तो ये हो गया, और 61 इधर से ऊपर चला जाएगा, 61 माइनस 16, ये हो जाएगा 11 में 6 गए 5, और 5 में से गया 4, 45 ये आ गया, 5 9 जा 45, ये हो गया. और कोई चांस दिख रहा है यहाँ पे कटने का, नहीं दिख रहा. ये 61 हो गया, 9 2 जा 18, और ये 108, 61 बाय 108, काफ़ी टिपिकल वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही है. इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, इसको हमें सॉल्व करने पे मिलेगा 0.56. आप देख भी सकते हो इसको सॉल्व करके. 108 और 61 हम यहाँ पे करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 8 जा 45, हाँ तो ठीक है 5 से जाएगा. तो और कोई ऑप्शन क्लोज है भी नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है ऑप्शंस में. तो हाँ 0.73 और 0.70 वाले ऑप्शन फिर भी क्लोज हैं, बट 0.56 और 0.41 तो काफ़ी दूर है, तो वी कैन इजीली सॉल्व इट. यहाँ पे इंटीजर नहीं था, यहाँ पे ऑप्शन थे, तो हमें
सॉल्व करके, पहला भी अगर आप निकाल लेते हो डेसिमल के बाद पहला नंबर क्या आएगा तो भी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, गैस के n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें मालूम है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज CV एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज CP। अब अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है इनके बीच का कि CV बाय CP इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 1 बाय गामा। तो 1 बाय गामा इज व्हाट, तो हम जानते हैं गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय F, दैट इज गामा, यानी कि F प्लस 2 डिवाइड बाय F इज गामा। सो 1 बाय गामा विल बी व्हाट, F अपॉन F प्लस 2। पर ये तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, क्योंकि हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो F नहीं दिए गए, वो हमको N दिए गए हैं। तो यहां पे फिर हमें N की टर्म्स में आंसर लिखना पड़ेगा। सो N अपॉन N प्लस 2, N अपॉन N प्लस 2 इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो इजीली वी कैन से कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। सही है गाइस, तो कितना आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में बेसिकली ये डायरेक्ट रिलेशन पता है तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया है कि पहले केस में कार्नोट इंजन ऑपरेट कर रहा है बिटवीन टेम्परेचर्स 300 केल्विन एंड 100 केल्विन। तो फर्स्ट केस ये है, ठीक है। सेकंड केस के अंदर हमको फिगर दिया गया है, मतलब पहला जो केस है उसके लिए ये फिगर एप्लीकेबल नहीं है। पहला केस जो है उसमें ये सब हिडन है, सीधे यहां से यहां की बात है, बीच में आपका जो वर्क डन वाला पार्ट है वो अलग, लेकिन इंजन जो है वो केवल ऑपरेट कर रहा है 300 केल्विन एंड 100 केल्विन। सेकंड केस के लिए जो फिगर है ये एप्लीकेबल है। नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंजन इज यूज्ड, यहाँ पे 2 इंजन यूज किए गए एज यू कैन सी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, सेकंड केस में जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, और आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे ये कहा गया है कि कंपैरिजन करके बताना है आपको कि वैल्यू कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट केस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट केस में 1 माइनस T2 बाय T1 इज द फॉर्मूला। तो 1 माइनस 100 बाय 300 ये हमको एफिशिएंसी देगा, दैट विल बी 1 माइनस 1 बाय 3, इट इज 2 बाय 3। तो फर्स्ट केस में हमारा एफिशिएंसी आएगा 2 बाय 3। दूसरा जो केस है जिसमें कि 2 इंजन एम्प्लॉयड है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि पहले केस में देखिए यहाँ पे पहले केस को मान लीजिए ईटा और दूसरा केस जो है उसको मान लीजिए ईटा डैश, बिकॉज 300 टू 200 के लिए मैं एफिशिएंसी ले रहा हूं ईटा 1 और 200 से 100 वाले इंजन के लिए एफिशिएंसी ले रहा हूं ईटा 2। तो इस तरीके के केस में जब 2 इंजन ऐसे लगे होते हैं, हमारा जो एफिशिएंसी होता है दैट इज ईटा 1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 ईटा 2। ये आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम भी पढ़ा होगा, कार्नोट इंजन जब आपको पढ़ाए जाते हैं क्लास में तब भी आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से अगर इंजन लगे हो और एक का सिंक दूसरे के लिए सोर्स का काम कर रहा हो तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर देयर एफिशिएंसी। और ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है जिसमें कि हम टेम्परेचर जो इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा था कि ये सोर्स और तो बीच में जो सिंक था उसका टेम्परेचर भी हमने निकाला था, तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो कि आपके एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला आएगा। तो ईटा 1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 ईटा 2, ईटा 1 की वैल्यू होगी 1 माइनस, इसके लिए लिखेंगे तो 200 बाय 300 और फिर ईटा 2 के लिए लिखेंगे तो इट इज 1 माइनस 100 बाय 200। तो मुझे लगता है हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं अगर हम ये पार्ट यही सॉल्व कर ले, अदरवाइज हमारा जो कैलकुलेशन है वो अननेसेसरी टिपिकल हो जाएगा। तो देखिए इस पार्ट के लिए मैं एफिशिएंसी निकाल रहा हूं 1 माइनस 200 बाय 300, सो इट विल कम आउट 1 माइनस 2 बाय 3 दैट इज 1 बाय 3।
and for the other part it is 1 minus 100 by 200, so it will come out 1 by 2. So now the things are very easier. One is 1 by 3, other one is 1 by 2 minus 1 by 6, 1 by 3 and 1 by 2. So we will take LCM 6, this is 2, this is 3, this is minus 1. So 3 and 2 5, 5 minus 1 4, 4 by 6 is 2 by 3. So what we will have, the n dash is also 2 by 3 and eta dash is also 2 by 3 and eta is also 2 by 3. So we are getting same efficiency. So same as the first case, it's the right answer. It should be the right answer. So what is the answer given? It is the same as the first case. So you see guys कि हमने यहाँ पे क्या किया, जो ऐसे सिस्टम हैं उनके लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप इसको याद भी कर ले तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रिसेंट ही आया हुआ क्वेश्चन है. साल 2 साल पुराने क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो ही जाते हैं जेईई मेंस में, डेटा बदल के चेंज होके आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहा है टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 200 केल्विन टू 800 केल्विन. RMS स्पीड ऑफ गैस एज 200 केल्विन इज दिस. तो टेम्परेचर को हमने बढ़ाया है, गैस को हमने कोई चेंज नहीं किया, केवल टेम्परेचर को चेंज किया है. ठीक है, RMS स्पीड ऑफ गैस मतलब आप सोच रहे हैं कि गैस में क्या चेंज कर सकते थे, भाई गैस ही बदल देते. तो अगर आपकी स्पीड जो है 200 केल्विन पे इतनी है तो 800, अरे तो बहुत आराम से होने वाला सवाल है, बिकॉज वी नो दैट VRMS is √3 RT by M. So now 3 is constant, R is constant and question is only changing temperature. Molecular mass is also constant because we are not changing the gas. So what is the relation between VRMS and temperature? It is √T. So question is saying that initially your speed is V0 when your temperature was 200 Kelvin. Now it is 800 Kelvin. So what is your speed? So VRMS will be now 4 times, this is 1 by 4, under root is 2. So it will be 2 times of initial speed. So 2 V0 is 4th option. So which is the correct option? 4th option. समझ में आया? तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमको कहा है नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब. नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेटा ही मुझे ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीन टाइम ऑफ कोलिजन या रिलेटेड टू दिस थिंग, बिकॉज वहीं पर ये एनवी काम आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो नाउ they are increased from this value to this value. Okay, now NV is changing. Ratio of collision frequency of air molecules before and after the increase in number respectively is. So we know the formula of relaxation time. It is 1 by √2 pi d square NV. It is small nv. So small nv and VRMS. So this is the formula. Now in this question we are not changing anything. We are not changing VRMS, we are not changing D or √2 pi are common thing. So only we are changing this NV. And since relaxation time is inversely proportional, what is the relation between collision frequency and relaxation time? So collision frequency is inverse of relaxation time, because relaxation time is the time taken between two collisions and frequency is what? Number of collisions per second. तो आपका रिवर्स कर दो, आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनवी, देन फ्रीक्वेंसी इज डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू एनवी. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन नाउ थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर टू अस. In case of first case, it is asking about before and after. So it is F, this is F dash, this is NV, this is N dash V, because they are directly proportional to each other. What is NV? 3 into 10 raised to power 19 and this is 12 into 10 raised to power 19. So powers are same, so they will cancel out. This will come out 1 by 4. So F upon F dash should equal to 1 by 4. It is given in terms of
options and it is given in terms of decimal values, so it is 0.25. Second option, so I think the answer should be second. Answer is second. Okay, clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये अच्छा सवाल है बिकॉज कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है हमने अभी तक नहीं देखा कि हमसे पूछा गया हो. हमने ये देखा कि हमसे जो रिलैक्सेशन टाइम था उसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए, कभी डी बदल के, कभी एनवी बदल के, कभी आरएमएस में चेंज करके. फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में क्वेश्चन पूछने वाला सवाल जो है ये अभी हमारी प्रैक्टिस में पहली बार सामने आया और आप देख सकते हो कि ये किस ईयर का क्वेश्चन है. सो ऐसे भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया. चलिए तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है सोर्स सप्लाई कर रहा है हीट टू अ सिस्टम एट द रेट ऑफ this wattage. If the system performs work at the rate of this wattage, the rate at which internal energy. तो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, ये जो है क्वेश्चन बेसिकली हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है बिकॉज हम तो जो कुछ देखते हैं वो हम देखते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज और इन टर्म्स ऑफ जूल, बिकॉज वी टॉक अबाउट ओनली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और वर्क डन. Now this time question is saying that we differentiate both side of the equation, let's say with respect to time. So this part will become what? Rate of supply of heat, है ना? Source supplies heat. So this part will become rate of heat supplied. Okay, if we divide or differentiate both side with respect to time, so Q by T or dQ by dt, it is the rate of heat supplied. Now delta U, it's what? It is rate of increase or decrease in internal energy, rate of change in internal energy. Okay, so it is also mentioned in the question, rate at which internal energy of system changes. Work, so rate of doing work. So as you can see, only by thinking about differentiating both sides of the equation by time, with respect to time, the whole scenario will change and everything will appear in terms of watt. So this watt is only here to confuse you, nothing else. So यहाँ पे इसका पर्पस आप समझिए कि क्या था. अब आपकी यही इक्वेशन है, आप इसको वॉट की टर्म्स में सोचिए. तो Q आपको दिया गया, Q पर यूनिट टाइम के हिसाब से 1000. W आपको दिया गया 200 वॉट, मतलब इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और आपको du बाय dt पूछा यहां से. तो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट, इट इज 800 वॉट, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा. समझ में आया? तो बहुत छोटी सी चीज यहां पे की गई, लेकिन उसकी वजह से अगर आपके 20, 25, 30 सेकंड भी खर्च हो गए तो आप सोचिए कि आपके पास जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट मिला के करने को है, और आपके ऊपर जो टाइम लिमिट का प्रेशर है, जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है, उसके अंदर ये 30 सेकंड 20 सेकंड भी खराब होना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, हमें परेशान कर सकता है. तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर ये जो छोटा सा चेंज था, ये कई लोगों के लिए वैसा भी साबित हुआ कि भाई उनको उसने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये इंटरप्रेट करने में उनको टाइम लग गया. लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक एयर बबल है ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइजेस फ्रॉम बॉटम ऑफ लेक 40 मीटर. मतलब आपकी एक लेक है, उसके बॉटम पे 40 मीटर डीप पर आपका बबल है, और यहाँ पे उसके वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, और उसके बाद बोला गया है टेम्परेचर भी है यहाँ का, तो यहाँ का टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है. ऑल्दो इस तरीके के क्वेश्चन में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता और नहीं ही है. देखिए, नो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर एट डेप्थ, ये तो आप वैसे भी प्रैक्टिस कर करके सीख ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे कि ऐसा हमको देखने को मिलता ही है इस तरीके के क्वेश्चन में. अब ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा है कि 10⁵ है, और ये बोल रहा है कि आपका वॉल्यूम ऑफ एयर बबल क्या होगा जब ये सरफेस ऑफ लेक पर पहुंचेगा, सरफेस ऑफ वाटर पे पहुंचेगा. तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इस पूरी जर्नी में इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो गैस लॉस से हम जानते हैं वी कैन अप्लाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर द एयर इनसाइड बबल. तो बबल के अंदर जो एयर है उस पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं.
अगर हम ये अप्लाई कर सकते हैं तो V2 को हम लिख सकते हैं P1 V1 बाय P2। अब सवाल उठता है कि P1 कितना है। P1 होगा PATM प्लस HROG, बिकॉज हम डेप्थ में बैठे थे। PATM का वैल्यू 10⁵ दिया हुआ है और आपका HROG, तो HROG के वैल्यूज भी देख लीजिए। H का वैल्यू हो गया 40 और वाटर का डेंसिटी आप जानते हैं 10⁻3, तो 10⁻3 10⁻4 और 40 का भी 10 ले लीजिए तो 4 इंटू 10⁻5 तो यही दिख रहा है, तो 5 इंटू 10⁻5 आपका P1 है, तो 5 ये है 5 ATM। और जब आपका एयर बबल पहुंचेगा सरफेस पे तो उसका प्रेशर हो जाएगा कितना 1 ATM यानी 10⁻5 पास्कल। तो आपका 10⁻5 ऊपर 10⁻5 नीचे कैंसिल हो गया। V1 का वैल्यू 1 है तो V2 शुड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन वाइज दिस क्वेश्चन इज बटर स्मूथ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यू शुड नो दिस फैक्ट के इन दिस सिचुएशन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस गैस लॉ ऑन एयर ऑफ द बबल एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एट डेप्थ, बिकॉज in the absence of this information you are not able to do the question। ये जो PATM प्लस HROG है आपको पता होना चाहिए। अब ये आप जानते हो कि आप वैसे KTG में कई लोग पढ़ाते हैं, इसको क्लास में पढ़ते भी हैं, लेकिन ये आता तो आपके हाइड्रोस्टैटिक यानी कि फ्लूइड स्टैटिक से है। तो अगर आपने वहां पे ध्यान से बात सुनी या पढ़ी है कि प्रेशर डेप्थ पे क्या लिखा जाता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपके साथ जेई को कुछ करना है तो उसके जो फेवरेट हथियार हैं जिनसे वो ये सब करती है उनमें से एक है चैप्टर्स को आपस में मर्ज कर देना या चैप्टर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन को आपस में रिलेट करके क्वेश्चन फ्रेम कर देना। जेई मेंस है तो बेसिक क्वेश्चन फ्रेम कर देगी, जेई एडवांस है तो क्वेश्चंस में टिपिकल लेवल की नॉलेज को यूज कर लेगी। तो ये बात आ गई सबको समझ में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा क्या आया 5 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, टेम्परेचर पूछा है जिस पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स डबल देन इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। आरएमएस डबल करने को नहीं बोला है, हमें काइनेटिक एनर्जी डबल करने को बोला है। काइनेटिक एनर्जी डबल करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास में m मान लूं और उसकी स्पीड में v मान लूं तो काइनेटिक एनर्जी हो गई ये। अब मास ऑफ मॉलिक्यूल तो बदल नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v² आ गई और हम जानते हैं कि कोई सी भी v ले ले हम, आइदर इट इज Vrms, इट इज V एवरेज और इट इज Vamps, इन ऑल केसेस वी विल हैव दिस रिलेशन विद टेम्परेचर। सबके फॉर्मूले में v प्रोपोर्शनल टू √T तो आता ही आता है। तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि हमारी नई काइनेटिक एनर्जी पुरानी काइनेटिक एनर्जी की डबल है तो इसका मतलब v' इज 2 टाइम्स ऑफ v², v' इज 2 टाइम्स ऑफ v²। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब निकल के आया T' इज 2 टाइम्स ऑफ T। अगर टेम्परेचर आप डबल ले लोगे तो फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली डबल हो जाएगी। तो कितना दिया हुआ है आपको इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री, इसको 273 में जरूर जोड़ लें, इसमें इसको केल्विन में बदलना बहुत जरूरी है। इट इज 300। नाउ 2 टाइम्स करेंगे तो इट इज 600 केल्विन। अगेन फॉर द ऑप्शंस वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस। सो 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में 3 गए 7, 9 में 7 गए 2, 5 में 2 गए 3, 327 डिग्री सेल्सियस। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पे हमें करेक्ट आंसर मिलता है। 2 बातें यहां ध्यान रखने वाली, पहली बात तो ये कि आपकी काइनेटिक एनर्जी डबल की गई है, स्पीड डबल नहीं की गई है, जल्दबाजी में लोग ये गलती करके आए। दूसरी गलती कि आपको टेम्परेचर डबल करना है तो टेम्परेचर डबल में आपको जो टेम्परेचर दिया है उसको डबल डिग्री सेल्सियस में नहीं करना है, आपको उसे केल्विन में बदल के फिर डबल करना है और फिर उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। देखिए ना, अगर आपने इसको डबल किया होता तो ये आता आपका 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 5, तो 54 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए था। 54 डिग्री सेल्सियस आंसर है क्या आपका? नहीं है।
तो बात समझ में आई आप लोगों को जो मैंने कहा? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है एक कार्नोट इंजन है, वो वर्क कर रहा है बिटवीन टेम्परेचर्स। कितने टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है? 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। और कितना वर्क कर रहा है? 2 किलो जूल का। तो हमसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वायर। इंजन को कौन हीट प्रोवाइड करता? डेफिनेटली हॉट रिजर्वायर। So question is definitely asking about Q1. Q1 is unknown to us. But Q1 के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला था क्या था? Q1 by Q2 is T1 by T2 because engine is Carnot engine. And Q2 को हम क्या लिख सकते हैं? Q1 minus W T1 by T2. So what is Q1? Q1 is unknown. So Q1 upon Q1 minus W. W is given to us. It is 2000 joule and T1 is given 127 डिग्री सेल्सियस 273 जोड़ लेंगे तो 400 ये आया और 27 ये 300 आया। ये कैंसिल हो गए तो 3Q1 बराबर 4Q1 माइनस 4 टू जा 8000। Q1 इज इक्वल टू 8000। तो अगर किलो जूल में आंसर दिया तो इट इज 8 किलो जूल। थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? कार्नोट इंजन का क्वेश्चन कार्नोट बोल दिया तो हम फ्री हैं इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। Q1 को पहचानना इस क्वेश्चन में जरूरी था क्योंकि केवल हीट ट्रांसफर बोला गया है। तो हीट तो इंजन भी सराउंडिंग को ट्रांसफर करता है और हीट रिजर्वायर से भी इंजन को ट्रांसफर होती है, लेकिन जो रिजर्वायर से हीट ट्रांसफर होती है इंजन को दैट इज Q1 और इंजन जो सिंक को हीट ट्रांसफर करता है या सराउंडिंग को ट्रांसफर करता है दैट इज Q2। तो जब आप पढ़ते हैं क्लास में और जब आपको ये बातें ये बारीकियां सिखाई जाती हैं उस वक्त आपका अटेंशन आपका फोकस कितना इंपॉर्टेंट है ये छोटी सी बात आपको इस क्वेश्चन में देखने को सीखने को मिल रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया है दो कंटेनर्स हैं ए और बी, मोनो एटॉमिक गैसेज हैं, सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर। गैस ए को हमने कंप्रेस किया आइसोथर्मली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। गैस बी को कंप्रेस किया एडियाबैटिकली। रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर तो पीबी अपॉन पीए हमसे मांगा है। पहला वाला प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के केस में हम जानते हैं P1 V1 बाय क्या होता है फॉर्मूला? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो P2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय V2। तो यहां पे दिया हुआ है कि हमारा फॉर्मूला जो है 1/8 है ना, तो ये हमारा V2 बाय V1 है, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा? इसको हम लिख लेते हैं अलग से ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस इज व्हाट? ए। तो PA VA इज इक्वल टू PV। सो PA इज इक्वल टू PV बाय VA। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट VA is equal to V by 8, 1/8. So VA equal to V by 8. So pressure will become 8 times. This is for the isothermal process. For adiabatic, PB VB power gamma, PV power gamma. Sorry, यहाँ आएगा हमारा V. So it will be PV power gamma. So PB is equal to PV upon VB power gamma. So it is given also 1/8 of original. So it is P into 8 power gamma. So यहाँ PA is equal to 8P, यहाँ PB is equal to 8 power gamma into P. So PB over PA, it will be 8 gamma minus 1. What is gamma? So in the question gases are monoatomic. Gamma will be 1 plus 2/3, that is 5/3, and 5/3 minus 1 will be 2/3. So it is 8 power 2/3.
हम जानते हैं 8 को 2 की पावर 3, तो 2/3, 3 से 3 तो ये आ गया 4, तो PB अपॉन PA शुड बी 4। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल, एक ही सवाल में दो प्रोसेसेस यूज कर लिए और आपके ये जो फॉर्मूले हैं इनके अंदर 100% कैलकुलेशन मिस्टेक आप करोगे। आपने अभी तक देखा है कि मेरी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं वो काम स्टूडेंट्स के लिए छोड़ता हूं, मैं ये समझाता हूं कि आपको ये करना कैसे है। वैल्यू तो फॉर्मूले में पुट करने का काम मुझे लगता है जेई एस्पिरेंट्स कैन डू वेरी वेल, लेकिन मेरा ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में मुझे मालूम है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दैट्स वाई मेरे लिए बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में कि मैं लास्ट तक आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ताकि कोई भी मिस्टेक का चांस ना बचे। आया समझ में? तो बढ़िया सवाल था, लेंदी भी था और यहां कैलकुलेशन वाइज हमारे लिए गलत करने वाला भी था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहा है 3 वेसल्स हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज हैं, ठीक है, कंटेन्स एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, PVT सेम हो गया, ठीक। फर्स्ट वेसल में नियॉन है दैट इज मोनोएटॉमिक, सेकंड में क्लोरीन है दैट इज डायटॉमिक, थर्ड में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड पॉलीएटॉमिक। नाम सुन के ही आधे लोग पेपर में जो है घबरा गए होंगे, पैनिक अटैक आ गया होगा, अरे ये तो हमको पढ़ाया नहीं कि केटीजी के अंदर यूरेनियम का भी कुछ हो सकता है। ये मैं कह रहा हूं ना आपको, ये अलग तरीके का आपके ऊपर जो है वो साइकोलॉजिकल अटैक है कि ये वर्ड दे दिया आपको, टॉपिक्स मिक्स करा है, दिस इज वन टाइप ऑफ अटैक। आपको अननोन हैवी वर्ड्स डाल दिए टू क्रिएट कंफ्यूजन, दैट इज अनदर टाइप ऑफ अटैक। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि इनको रूट मीन स्क्वायर स्पीड के टर्म्स में अरेंज करो। नाउ इन दिस क्वेश्चन बेसिकली तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका और बजाय नियॉन, क्लोरीन और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को कंपेयर करने के आंसर को मोनो, डाया, पॉली में बोल के कंफ्यूज कर दिया गया। जाने अनजाने आपका पूरा दिमाग इस बात के पीछे लग गया होगा कि कैसे भी करके आप इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा को घुसा दे, जबकि आपसे क्वेश्चन में रूट मीन स्क्वायर स्पीड जिसका फॉर्मूला होता है √3RT/m को काम में लेना था। जब 3 और R सबके लिए सेम हो गए, टेम्परेचर सबके लिए सेम हो गए, तो सारा खेल मॉलिक्यूलर मास पे आके टिक गया। ऑब्वियसली इसका मास सबसे ज्यादा होगा, यूरिक्लोरीन का उससे कम होगा और नियॉन का सबसे कम होगा, और जिसका मास सबसे कम होगा उसकी VRMS सबसे बड़ी होगी, तो नियॉन की सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी क्लोरीन की होगी और सबसे छोटी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड की होगी। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं बोला, उसने ऑप्शन मोनो, डाया, पॉली में दिए ताकि आप बार बार इधर पढ़ो उधर पढ़ो और कंफ्यूज हो। तो आपको ध्यान रखना था कि क्वेश्चन में मोनो मीन्स नियॉन, क्लोरीन मतलब डाया, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मतलब पॉली, दैट्स इट। यूज तो यही फॉर्मूला होना था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आंसर क्या दिया है? सेकंड ऑप्शन। समझ में आया? अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है RMS स्पीड ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल 490 मीटर पर सेकेंड है 27 डिग्री सेल्सियस पे, स्पीड ऑफ आर्गन मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर पे। अब ध्यान से देखो कि VRMS बराबर √3RT/m में से T वाला जो पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है, M के ऊपर खेल है, तो हम जानते हैं क्लोरीन, आर्गन, यानी कि मॉलिक्यूलर मास के ऊपर कहानी आ गई। मॉलिक्यूलर मास की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है दैट इज 70.9, दिस इज 39.9। ये कैंसिल आउट करेंगे तो हमें आर्गन के लिए मिल जाएगी स्पीड, कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा VC इंटू √399/709, और VC का वैल्यू कितना है? 490 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। 399 को आप मान लीजिए 400 और 709 को आप क्या मानेंगे?
709 वैसे 800 से बहुत दूर है, बट ऐसा कुछ हम माने तो एक अंदाजा हमको लग सकता है क्या यहाँ पे, और फिर हम उसका रूट ले लें तो 1/√2 दैट इज, हाँ तो ये आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 651.7। डेफिनेटली इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये जो कैलकुलेशन दी गई थी दैट्स नॉट एट ऑल इजी और दैट्स नॉट एट ऑल वी कैन से के नॉन मिस्टेक वाला वैल्यू था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। और वैल्यूज जो हैं वो भी 651, 551, 451, 751, 4, 5, 6, 7 टाइप के आंसर दिए हुए। तो क्वेश्चन में आपको अगर 1% भी डाउट है कि ऐसी वैल्यूज को आप नहीं सॉल्व करेंगे तो बेटर पिक अ क्वेश्चन जिसमें कि आप बहुत इजीली कैलकुलेशन करके आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है उस क्वेश्चन में सोचने वाला पार्ट लोग ना कर पाए, उसमें आप अच्छे हो तो आप उसको क्रैक करें और आगे बढ़ जाए। अदरवाइज जो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली वो फिर इसके ऊपर हाथ डालें, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमको कहा है इंजन जो है वो ऑपरेट कर रहा है बिटवीन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर का मतलब हो गया, बॉइलिंग का मतलब हो गया 100 डिग्री, 100 डिग्री मतलब 373 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 273 केल्विन। और हमसे कहा है कि इसकी एफिशिएंसी मोर देन 27% एफिशिएंसी, लेस देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। और ये तो बात पक्की है कि सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इंजन बोला है कार्नोट इंजन नहीं बोला, और हम जानते हैं एक नॉर्मल इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम कार्नोट के बराबर जा सकती है, अदरवाइज उससे कम होती है। तो एफिशिएंसी जो है वो लेस देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट होगी, और कार्नोट की एफिशिएंसी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कार्नोट की एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T1 इंटू 100 कर लेंगे परसेंटेज के लिए। यहां पर हम ये फॉर्मूला कार्नोट के लिए लगा रहे हैं, कार्नोट के लिए लगाएंगे तो 1 - 273/373 सॉल्व करेंगे इंटू 100 करके, तो ये 26% से मतलब 27% से कम आएगा, 27% के आसपास आएगा, नॉट एग्जैक्ट। तो ये 27% एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन भी एग्जैक्टली नहीं आ रही। तो एफिशिएंसी अगर कार्नोट की 27 नहीं आ रही तो इसकी एफिशिएंसी तो ऑब्वियसली लेस देन 27 डिग्री 27% आनी ही चाहिए, क्योंकि कार्नोट की खुद की एफिशिएंसी हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं वो भी 27% एग्जैक्ट नहीं आएगी, उससे थोड़ा कम आएगी। आप देख भी सकते हो उस कैलकुलेशन को करके। तो अगर ऐसा होगा तो एफिशिएंसी नॉर्मल इंजन की तो उससे कम होनी ही है, और ये खुद 27% नहीं दे पा रहा। अरे मान भी लो कि इसकी एफिशिएंसी 27% आ गई, क्योंकि कार्नोट के बारे में तो पूछा नहीं है, पूछा ये गया, चलो मान लिया 27% आ गई, तो भी एक बात पक्की है कि अपना जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी कार्नोट के बराबर तो है नहीं, क्योंकि वो कार्नोट इंजन नहीं है, तो लेस देन तो 27% होनी ही है। तो कार्नोट की एफिशिएंसी जो है उससे इसकी एफिशिएंसी कम होगी, और कार्नोट की अगर हम 27% मान भी ले तो उससे कम, लेस देन 27%, ऐसे भी चलेगा। वैसे ये कम ही आएगी 27% से। तो 2 और 4 ऑप्शन जो हैं वो हमारे सही है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस दिए गए हैं तो उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। क्लियर हुआ सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन molecule in a vessel at a particular temperature is this, where v is the average speed of the molecule, the value of x। देखने में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की फील ये क्वेश्चन दिलाता है, बट बिलीव मी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ो, x और ये सब देख के मत घबराओ, ये सिर्फ कहिए कि जेई के दांत है दिखाने के और खाने के। और ये क्वेश्चन बेसिकली ये है आरएमएस, ये रिलेशन इनटू वी एवरेज, ये आपको दिया हुआ है। अब आप जानते हो वी आरएमएस को क्या लिखते हैं, 3RT/m लिखिए, इसको एज इट इज लिखिए। एवरेज की वैल्यू होती है 8RT/m, उसको लिखिए। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करिए, सब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। 3RT/m इधर 1 + 5/x, इधर 8RT/m। तो उड़ाना शुरू करते हैं, T/m से T/m कैंसिल, R से R कैंसिल,
तो 3π/8 बराबर 1 + 5/x। तो 5/x की वैल्यू हो गई 3π-8, ठीक है, 5/x 3π-8/8। तो x की वैल्यू हो गई 8 × 5 = 40 अपॉन 3π-8। पाई की वैल्यू 22/7 आप यहां पे रख सकते हैं। 22/7 रखेंगे तो ये 40 × 7 आएगा ही आएगा। 3π ये हो जाएगा 66, 8 × 7 = 56, तो ये आ जाएगा 4 × 7 = 280, 280 अपॉन 10 28। तो 28 कौन से ऑप्शन में दिया है? अब हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे और क्वेश्चन में पाई की वैल्यू रखने की जगह तक नहीं पहुंचेंगे, हमें सवाल की वैल्यूज को देख देख के बुखार चढ़ता ही रहेगा। पर आखिरी में आपने देखा कि कितनी इजी कैलकुलेशन। वंस अगेन मैं कैलकुलेशन नहीं करता, यहां करके दिखाने का पर्पस सिर्फ ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ वैल्यू ऑफ पाई गिवन इन द क्वेश्चन। तो वैल्यू ऑफ पाई को क्वेश्चन में देने का यूज ये था कि आप आंसर देखिए एग्जैक्ट आ रहा है, नियरेस्ट इंटीजर भी नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए आपका, फर्स्ट ऑप्शन। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी सेकेंड पार्ट ऑफ केटीजियन थर्मोडायनेमिक्स जेईई मेन PYQ सीरीज, दैट इज उड़ान फ्रॉम एलन डिजिटल, जिसमें कि आपने एक से एक बढ़िया वैरायटी के क्वेश्चन, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कैसे कैसे जेईई मेंस में मूव होते हैं पेपर के, वो सारे केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में देखे। आई होप कि इससे कि आपको आगे जो पेपर है उसको देने में बहुत मदद मिले। सो दिस इज माय विशिंग मैसेज, दिस इज माय मैसेज, जिससे कि मैं चाहता हूं कि आप पेपर बहुत अच्छा करके आए। पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। आज से आज ज्यादा मेहनत करिए कल के मुकाबले, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बेहतर कल हो। तो एक बेहतर कल के लिए हमें जरूरत है इस चीज की कि हम आज ज्यादा मेहनत करें कल के बजाय, ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर होल टीम कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू।